हेलो। चलो देखो, पिछली क्लास में हमने देखा था कि जनरल फॉर्मूला अगर किसी सरफेस के ऊपर लाइट आके गिरती है, ठीक है ना, जिसका एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट आपको दिया हुआ है ए, रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट आपको दिया हुआ है बी, तो याद रखना है कि टोटल एनर्जी ए प्लस बी, जो फ्रैक्शन है रिफ्लेक्शन और एब्जॉर्प्शन के, वो सब मिलके क्या होता है, 1 होता है ना। जैसे 30% लाइट अगर एब्जॉर्ब होती है तो यानी ए की वैल्यू 0.3 है, और ऑब्वियसली बी की वैल्यू जो कि रिफ्लेक्शन का है वो क्या हो जाएगी, 0.7 हो जाएगी। ठीक है, तो जो टोटल फोर्स का फॉर्मूला हमारे पास आया था जिसे हमें याद रखना है, वो सिंपली हो जाएगा पी पावर, अगर इंसिडेंट हो रही है सरफेस के ऊपर तो पी बाय सी इंटू ए प्लस बी। समझ आ रहा है? एक क्वेश्चन कर लिया था हमने इसके ऊपर। ओके, एक क्वेश्चन ये वाला हमने कर लिया था, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। ठीक है, तो मान लो कि लाइट of power 10 watt is incident on a surface if 40% of the light is reflected. Find force on the surface. ट्राई करो सभी लोग। ठीक है, तो काफ़ी आसान है सॉल्व करना। पावर आपको दे दी गई है भाई कितनी, 10 वाट, और रिफ्लेक्शन का कोएफिशिएंट आपको दिया हुआ है 0.4, तो एब्जॉर्प्शन का कोएफिशिएंट ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, 0.6। अब जो फॉर्मूला है फोर्स का हमारे पास वो है हमारे पास P बाय सी, है ना, इनटू 2v प्लस ए, जहाँ ए एब्जॉर्प्शन का है और 2 रिफ्लेक्शन का, यही फॉर्मूला था देखो, P बाय सी ए प्लस 2b। पुट कर देंगे, पावर 10 वॉट है, सी 3 इंटू 10⁸ है, 2 इंटू रिफ्लेक्शन का 0.4 है हमारे पास, प्लस एब्जॉर्प्शन 0.6, तो ये बेसिकली हो गया 14/3 इंटू 10⁻⁻8 न्यूटन। है कि नहीं? चलो आगे देखो। आगे है जैसे फोर्स exerted by light on 3D ऑब्जेक्ट्स। अगर हमारे पास कोई 3D ऑब्जेक्ट है तो उसके ऊपर फोर्स एक्सर्टेड हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? ठीक है ना, तो मान लो आपके पास एक 3D ऑब्जेक्ट है, रैंडम शेप है इस तरह से, और लाइट इस तरह से आके गिर रही है। ठीक है, तो पावर आपको पता है क्या हो जाती है, पावर इंसिडेंट अगर मैं बोलूं, पावर इंसिडेंट P, तो उसे हम सिंपली कह सकते हैं इंटेंसिटी इंटू एरिया। बस याद क्या रखना है यहाँ पे, एरिया कौन सा लिया जाता है, प्रोजेक्टेड एरिया। याद करो, पहले भी कर चुके हैं ये सब, फ्लक्स निकालने में भी हमने किया था। ठीक है ना, पावर हो जाएगी प्रोजेक्टेड एरिया इंटू इंटेंसिटी। ठीक है, तो वहां से आप फोर्स भी कैलकुलेट कर सकते हो, फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट, ये भी आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगा, सिंपली पावर बाय सी, अगर कंप्लीट एब्जॉर्प्शन हो रहा है। मैंने केस ले रखा है कि इसका कंप्लीट एब्जॉर्प्शन का, तो याद है हमने डिराइव किया था, पूरा मोमेंटम जीरो हो जाता है जब कंप्लीटली एब्जॉर्प्शन हो रहा होता है, तो P बाय सी। ठीक है, यानी कि I इंटू एरिया प्रोजेक्टेड बाय सी, इससे आप कैलकुलेट कर सकते हो फोर्स। ठीक है ना, याद रखना फॉर्मूला। क्लियर है? तो जैसे देखो एक एग्जांपल, सोर्स है हमारे पास ऑफ पावर पी नॉट, और उससे
x डिस्टेंस दूर हमारे पास एक स्फीयर रखा है ऑफ रेडियस r। यहाँ पे x इज वेरी वेरी ग्रेटर देन r। ठीक है, तो आपको बताना है फोर्स exerted by light on the sphere in case of complete absorption। ट्राई करो। चलो देखो, तो फॉर्मूला बड़ी आसान है। फोर्स हो जाएगा आपका कितना, पावर इनटू प्रोजेक्टेड एरिया बाय सी। तो सबसे पहले तो हम देख सकते हैं यहाँ पे पावर इंसिडेंट कितनी है। याद रखना ये जो पावर है ये होनी चाहिए पावर इंसिडेंट। समझ आई बात। और पावर इंसिडेंट का फॉर्मूला है इंटेंसिटी, इंटेंसिटी इनटू एरिया प्रोजेक्टेड। बेसिकली मैंने यहाँ जो चीज लिख रखी है, सॉरी ये आई है, फॉर्मूला गलत लिख दिया है मैंने जरा। आई इंटू एरिया प्रोजेक्टेड, जहां पे ये है इंटेंसिटी इंसिडेंट, इंटेंसिटी इंसिडेंट, इंटेंसिटी इंटू प्रोजेक्टेड एरिया और बाय सी। तो x दूरी दूर इंटेंसिटी कितनी होगी, तो पी नॉट अपॉन स्फेरिकल 4 पाई एक्स स्क्वायर, ये हो गई यहाँ पे इंटेंसिटी, इंटू प्रोजेक्टेड एरिया ऑफ स्फीयर। स्फीयर का प्रोजेक्टेड एरिया क्या बनेगा ये हम कई बार देख चुके हैं। स्फीयर की शैडो अगर वॉल पे आप बनाते हो तो सर्कल बनेगा आर रेडियस का, इसलिए पाई आर स्क्वायर बाय सी। यहाँ से आपको मिल जाएगा पी नॉट आर स्क्वायर बाय 4x स्क्वायर सी। ये हो जाएगा फोर्स ऑन द स्फीयर। कोई डाउट किसी को? बोलो। नहीं है तो आगे देख लेते हैं। अगली चीज है, अभी तक सारे इंसिडेंट्स नॉर्मल हो रहे थे, मान लो ऑब्लिक इंसिडेंस होने लग जाए सरफेस पर। ऑब्लिक इंसिडेंस का मतलब क्या हुआ कि हमारे पास एक सरफेस है, ठीक है ना, मिरर मान सकते हो, और लाइट इस तरह से आके गिरती है और हमें पता है वो इस तरह से चली जाती है कि नहीं? कुछ इस तरह की चीज होती है, तो इसे हम कहते हैं ऑब्लिक इंसिडेंस। इस केस में कितना फोर्स वो लगाएगा हमें ये कैलकुलेट करना है। मैं मान लेता हूँ कि वर्टिकल के साथ ये एंगल थीटा था, तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा। मान लो कि इस क्रॉस सेक्शन से डेल्टा पी नॉट पावर अंदर आ रही है। समझ आ रही है बात? या मैं कह देता हूं कि डेल्टा पी नॉट टोटल मोमेंटम है सभी फोटॉन्स का। तो डेल्टा पी नॉट इज इक्वल टू टोटल इंसिडेंट मोमेंटम। तो इंसिडेंट मोमेंटम के दो कंपोनेंट आप ले सकते हो। एक कंपोनेंट तो इस तरफ आता है जो आता है डेल्टा पी नॉट, डेल्टा पी साइन थीटा, और एक कंपोनेंट इस तरफ आता है जो आता है डेल्टा पी कॉस थीटा। क्योंकि कंप्लीट रिफ्लेक्शन यहाँ पे हम मान के चल रहे हैं, ठीक है ना, कंप्लीटली रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो आप समझ सकते हो कि यहाँ तो मोमेंटम सेम रहने वाला है डेल्टा पी साइन थीटा। तो क्योंकि एक्स में कोई मोमेंटम चेंज नहीं हुआ इसलिए एक्स में कोई फोर्स नहीं होगा, जबकि वाई में डेल्टा पी कॉस थीटा जो है उसकी डायरेक्शन रिवर्स हो गई है। ठीक है, तो टोटल मोमेंटम यहाँ से मैं बता सकता हूँ, फोर्स जो एग्जर्ट हुआ होगा इन वाई डायरेक्शन वो सिंपली क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स चेंज इन मोमेंटम विच इज 2 टाइम्स डेल्टा पी कॉस थीटा। चेंज इन मोमेंटम को क्या लिख सकते हैं, बेसिकली टोटल मोमेंटम हो जाता है पी बाय सी, है कि नहीं? पी जहाँ पे पावर है इस बीम की और सी है स्पीड ऑफ लाइट। पुट कर दो वैल्यूज, फोर्स की वैल्यू जो आपको मिलती है वो मिलती है 2 पी बाई सी कॉस थीटा। सिर्फ एक कॉस थीटा और आ जाएगा,
अभी तक हम थीटा 0 लेते थे तो cos 0 1 हो जाता था कंप्लीटली रिफ्लेक्टिंग में, और फॉर्मूला आ जाता था 2p/c। ठीक ना, यहाँ पे बस 2p/c cos थीटा, साधारण है काफी। बोलो कोई डाउट, कोई समस्या? कोई कुछ नहीं बोल रहा, ठीक है। अगली चीज है एटॉमिक रिकॉइल। तो ये भी एक सिंपल सा ही टॉपिक है, छोटा सा। होता क्या है कि मान लो कि हाइड्रोजन जो एटम है आपके पास, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में है। तो व्हेन इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट्स, क्या होता है तब? जब इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट होता है तो वो फोटोन रिलीज करता है। तो मान लो कि उसने लैम्डा वेवलेंथ का फोटोन रिलीज किया, तो इनिशियली पूरे सिस्टम का मोमेंटम 0 था, कोई एक्सटर्नल फोर्स तो है नहीं। तो अगर उसने फोटोन रिलीज किया है तो उसके पास भी कुछ ना कुछ रिकॉइल मोमेंटम आएगा, जिसमें हम वी आर को बोल देते हैं रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ एटम। ठीक है, तो मैं बेसिकली कहना चाह रहा हूँ कि क्योंकि सिस्टम के ऊपर नेट फोर्स 0 है, तो इनिशियल मोमेंटम सिस्टम का अगर 0 है तो फाइनल मोमेंटम भी सिस्टम का 0 होना चाहिए। यानी हम ये कह सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम ऑफ फोटोन ये इक्वल होना चाहिए मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम ऑफ हाइड्रोजन एटम। तभी तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर पाएंगे। ठीक है, तो मान लो कि m मास है आपके हाइड्रोजन एटम का, तो इसका मोमेंटम तो क्या हो गया, m इंटू वी रिकॉइल। ये इक्वल होना चाहिए फोटोन का मोमेंटम, जो आपको पता है क्या होता है, h बाय लैम्डा। दोनों को मैंने क्या कर दिया, इक्वेट। तो यहाँ से रिकॉइल वेलोसिटी हमें मिल जाती है h बाय एम लैम्डा। अब यूजिंग रिडबर्ग्स रिलेशन, हमें पता है भाई, अगर मैं 1/लैम्डा की वैल्यू पुट कर दूं, 1/लैम्डा वाला फॉर्मूला, ठीक है ना, 1/लैम्डा इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। इलेक्ट्रॉन का डी एक्साइटेशन ही तो हो रहा है, तो रिकॉइल वेलोसिटी आपको सीधे मिल जाएगी एच आर जेड स्क्वायर बाय एम 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। कुछ लोग फॉर्मूले की तरह याद रखते हैं, मैं तो एडवाइस नहीं दूंगा। ठीक है ना, ये हम बता देते हैं, इसमें हम कंसिडर कर लेते हैं होल एक्साइटेशन एनर्जी इज गिवन टू फोटोन, क्योंकि हाइड्रोजन को बहुत ही कम मिलती है। ठीक है ना, इसलिए अप्रोक्सीमेशन लिया गया है इसमें। सारी एनर्जी किसको दे दी गई है, फोटोन को दे दी गई है। बेसिकली करना आपको कुछ नहीं है, निकलने वाले फोटोन की आपको वेवलेंथ पता है, उसका मोमेंटम निकालना है और उसे एटम के मोमेंटम के इक्वल कर देना है। ठीक है, जैसे गन में होता था, गन से बुलेट निकलती थी, उसी तरह का क्वेश्चन है। ओके, कोई डाउट है इसमें? इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम 0 कैसे? अरे चलो देखो क्वेश्चन। तो आपको बताना है फाइंड स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन so that its momentum is equal to a photon of wavelength 5200 एंगस्ट्रॉम। सॉल्व करके बताओ। चलो देखो, तो बेसिकली हमें क्या करना है, मोमेंटम निकालना है। तो मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये तो सिंपली पार्टिकल है तो मैं एम वी बोल सकता हूँ, है ना। और दूसरा मोमेंटम ऑफ फोटोन अगर बोला जाए तो उसे हम बोल सकते हैं एच बाय लैम्डा। तो एच हो जाता है 6.6 इंटू 10⁻⁻34
अपॉन लैम्डा आपको दिया गया है 650 टू 100 एंगस्ट्रॉम। तो ये मोमेंटम आ गया किसका? फोटॉन का। दोनों को इक्वेट कर दो तो m इंटू वी ये हो जाना चाहिए 6.6 इंटू 10⁻34 अपॉन 52 इंटू 10⁻8। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31 इंटू वी। यहाँ से आपको वेलोसिटी मिल जाएगी कितनी? 6.6 इंटू 10⁻34 अपॉन 52 इंटू 10⁻8 मल्टीप्लाइड बाय 9.1 इंटू 10⁻31 और ये आपको मिल जाएगा 1401 मीटर पर सेकेंड। कोई डाउट किसी को? बोलो भाई। नहीं, सिंपल था, पार्टिकल का मोमेंटम इज इक्वल टू फोटोन का मोमेंटम। बाकी कैलकुलेशन है, कर सकते हो आप। चलो अगला क्वेश्चन है, फाइंड रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल accelerated by same potential difference। ओके, डी ब्रोगली वेवलेंथ जो दोनों पार्टिकल की होगी उसका रेशियो चाहिए आपको, ठीक है ना, अगर उनको सेम पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट कराया जाए तो। चलो देखो, तो एक आपके पास प्रोटॉन है, तो मान लेते हैं इसका मास m होगा और चार्ज q होगा, और एक अपने पास अल्फा पार्टिकल है जिसका मास होता है 4m और चार्ज होगा उस पर 2q। ठीक है ना, तो ये हमें क्या दे दिया गया? मास और चार्ज दे दिया गया है। अब वो एक्सेलरेट हो रहे हैं सेम पोटेंशियल डिफरेंस से, तो एक्सेलरेटेड बाय सेम पोटेंशियल, पोटेंशियल मैं बोल देता हूं v। तो v से एक्सेलरेट होने के बाद काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन कितनी हो जाएगी? वो हो जाती है q इंटू वी। सिमिलरली अगर मैं बोलूं तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल ये हो जाएगी 2q, क्योंकि उसका चार्ज 2q है, इंटू वी। ये आपको मिल गई काइनेटिक एनर्जी, इसे मैं बोल देता हूँ k अल्फा और इसे मैं बोल देता हूँ k ऑफ प्रोटॉन। अच्छा, मोमेंटम क्या होता है? बेसिकली काइनेटिक एनर्जी को मैं लिख सकता हूँ p²/2m। तो यानी कि मोमेंटम ऑफ प्रोटॉन बाय मोमेंटम ऑफ अल्फा पार्टिकल ये हो जाएगा हमारे पास कितना? √2 मास ऑफ प्रोटॉन इंटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन अपॉन 2 मास ऑफ अल्फा पार्टिकल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। पुट कर दो वैल्यूज, 2 से 2 कट गया, मास ऑफ प्रोटॉन m, काइनेटिक एनर्जी qv अपॉन मास ऑफ अल्फा पार्टिकल 4m इंटू काइनेटिक एनर्जी क्या है? 2qv। तो इससे जो आपको रेशियो मिलने वाला है वो मिल जाएगा मोमेंटम ऑफ प्रोटॉन बाय मोमेंटम ऑफ अल्फा पार्टिकल। ये सिंपली हमें मिल गया कितना? 1/√8, है ना, बस 1/√8। तो फिर p अल्फा बाय p प्रोटॉन को मैं क्या कह सकता हूँ? 2√2। समझ आया? बोलो भाई, कोई डाउट किसी को? पता नहीं क्या क्या आंसर दिया था सबने, कुछ लोगों ने सही दिया था, कुछ लोग रूट लेना भूल गए थे। ठीक है, चलो।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट लाइट फ्रॉम अ सोर्स of power 100 watt falls on a black body जिसका मास हमें दिया हुआ है 50 kg at rest. Find acceleration of the body. ट्राई करो, चलो देखो। तो सबसे पहले तो ब्लैक बॉडी का पर्पस क्या था क्वेश्चन में देने का? ब्लैक बॉडी का मतलब है कंप्लीट एब्जॉर्प्शन, पूरी तरह से क्या हो जाएगा, एब्सॉर्ब कर लेगा रेडिएशन को, यानी कि ए ये आपका 1 है। तो जो फोर्स होगा वो सिंपली मैं क्या लिख सकता हूँ, P/C। पावर आपको दी हुई है 100 वॉट, बाय सी है 3 इंटू 10⁸8। ये इक्वल हो जाना चाहिए मास इंटू एक्सेलरेशन। मास है 50 kg इंटू एक्सेलरेशन ए। यहाँ से हमें सीधे सीधे वैल्यू मिल जाएगी। एक्सेलरेशन हो जाएगा 1/150 टू 10⁻⁻6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या 6.66 इंटू 10⁻⁻9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सिंपल क्वेश्चन है, कोई डाउट किसी को? क्लियर है? चलो, तो यहाँ हमारे पास एक प्लेन मिरर है, ठीक है ना, आइडियल प्लेन मिरर, जिसका मास आपको दिया गया है 20 ग्राम। यहाँ पे उसके ऊपर रेडिएशंस गिराए जा रहे हैं नॉर्मली, ठीक है। 30% ऑफ द रेटेड पावर of the source is produced as light and falls on the mirror to keep it afloat in air। हवा में इसको लटका के रखने के लिए ये चीज हम यूज कर रहे हैं। तो आपको बतानी है फाइंड रेटेड पावर ऑफ द सोर्स, और जी आप ले रहे हो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ट्राई करो। चलो देखो, तो मान लो कि रेटेड पावर जो है, रेटेड पावर डिवाइस की है P, ठीक है। तो पावर ऑफ लाइट कितनी है? इसका 30% ही सिर्फ यूज होता है, यानी कि 0.3p। अब आइडियल मिरर है, प्लेन मिरर है, उसके ऊपर जाके अगर लाइट गिरती है तो कंप्लीट रिफ्लेक्शन होगा, कंप्लीट रिफ्लेक्शन। तो फोर्स जो लाइट अप्लाई करेगी वो भी मैं बता सकता हूँ 2p/c। यहाँ p होगी पावर ऑफ लाइट, ठीक है ना। नीचे इसके ऊपर लग रहा होगा क्या, mg, और ऊपर लग जाएगा लाइट का लगाया जाने वाला फोर्स fc, ठीक है। तो फाइनली f ये इक्वल हो जाना चाहिए mg के। मैं कह सकता हूँ 2 इंटू पावर है 0.3p/c, 3 इंटू 10⁸8, ये इक्वल हो जाना चाहिए मास 20 ग्राम। तो 20/10⁻³ इंटू जी जो कि है 10। समझ आया? सॉल्व करने से आपको p की वैल्यू मिलती है 10⁸8 वॉट, या 100 मेगावाट। तो अगर आप 100 मेगावाट पावर की लाइट को इसके ऊपर गिराओगे तो आप कांच को अफ्लोट रख सकते हो, ठीक है। कोई डाउट किसी को?
चलो ऐसे एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। तो क्वेश्चन है 100 watt light bulb is placed at the center of a spherical chamber of radius 20 centimeter. If 60% energy supplied to bulb is converted to light, find the force या एक सेकेंड, फाइंड द प्रेशर जिसे हम रेडिएशन प्रेशर कहते हैं, ठीक है ना। फाइंड द रेडिएशन प्रेशर बाय लाइट on the surface of sphere, assuming 100% absorption. ट्राई करो। चलो देखो, ठीक है, तो बल्ब की पावर आपको दी गई है 100 वाट, ठीक है, बट पावर ऑफ लाइट ये आपको बोला गया 60%, यानी 0.6 इंटू 100 वाट, यानी कि 60 वाट इफेक्टिवली लाइट फेंकता है हमारा बल्ब। तो इस तरह से आपका स्फेयर होगा, तो टोटल पावर जो उसके ऊपर इंसिडेंट होगी वो वही पावर होगी जो कि लाइट की पावर है। तो फोर्स ऑन स्फीयर में निकाल सकता हूं टोटल इंसिडेंट पावर ऑन द सरफेस जो कि है 60 वाट अपॉन सी, पी बाय सी कंप्लीट एब्जॉर्प्शन के केस में, है कि नहीं। कंप्लीट एब्जॉर्प्शन के केस में पी बाय सी हमारा फॉर्मूला हो जाता है। तो ये हो गया 2 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन, यानी लाइट इतना फोर्स लगा रही है उसकी सरफेस पर। तो प्रेशर आप बता सकते हो, प्रेशर हो जाएगा सिंपली फोर्स बाय एरिया, यानी 2 इंटू 10⁻⁻7 बाय सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4πr²। रेडियस आपको 0.2 सेंटीमीटर दी गई है, πr², ठीक है ना। सॉल्व करने से ये अप्रोक्सीमेटली 4 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ जाता है। मेथड में कोई दिक्कत किसी को? सिंपल था, पहले फोर्स निकाल लो, कितनी टोटल पावर गिर रही होगी, ऑब्वियसली जितनी बल्ब एमिट कर रहा है वो सारी की सारी पावर सरफेस पर ही गिरेगी, ठीक है ना। फिर टोटल पावर से हमने क्या निकाल लिया, फोर्स, और फोर्स अपॉन एरिया से हमने क्या निकाल दिया, प्रेशर। बोलो भाई। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि हमारे पास एक वैक्यूम चेंबर है, उसके अंदर थ्रेड से एक मेटालिक बॉल, ठीक है ना, एक मेटालिक बॉल हैंग कर दी गई है थ्रेड की मदद से। रेडियस ऑफ द बॉल है 4.8 सेंटीमीटर, उसके ऊपर लाइट गिराई जा रही है जिसकी वेवलेंथ है 200 नैनोमीटर, ठीक है ना। द लाइट इज इंसिडेंट फॉर अ टाइम ठीक है, लाइट इज इंसिडेंट फॉर अ टाइम टिल 1 इंटू 10⁻⁻7 जूल ऑफ एनर्जी
हैज फॉलन ऑन द बॉल। ठीक है, वन फोटोन आउट ऑफ every 10,000 photons is able to eject a photoelectron। 10,000 फोटॉन्स अगर गिरते हैं तो उनमें से एक ऐसा होता है जो कि फोटो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल पाता है। ठीक है, तो अज्यूमिंग पोटेंशियल एट इंफिनिटी टू बी जीरो, assuming potential at infinity equal to 0, find potential of surface of ball। अच्छा क्वेश्चन है, काफी ट्राई करो। चलो देखो, सबसे पहले तो मैं निकाल लेता हूं कि एनर्जी ऑफ वन फोटोन कितनी है। एनर्जी ऑफ वन फोटोन, तो ये हम जानते हैं सिंपली हो जाती है एच सी बाय लैम्डा। ठीक है, तो क्योंकि मुझे नंबर ऑफ फोटॉन्स निकालना है तो मैं डायरेक्टली जूल में ही निकाल लेता हूँ। तो हो गया 6.6 इंटू 10⁻⁻34, सी हो गया 3 इंटू 10⁸ बाय लैम्डा हमें दिया गया है 200 नैनोमीटर। ठीक है ना, तो नंबर ऑफ फोटॉन्स, टोटल एनर्जी जो गिली है वो है 10⁻⁻7 जूल, तो वो हो गए 10⁻⁻7 अपॉन एनर्जी ऑफ वन फोटॉन, यानी 6.6 इंटू 10⁻⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁸ to 2 इंटू 10⁻⁻7। ठीक है ना, ये सॉल्व करने से लगभग आ जाता है ये हमारे पास 10⁻11 लगभग। नंबर ऑफ फोटॉन्स जो इंसिडेंट हैं वो है 10⁻11। नाउ नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? अगर हर 10,000 फोटोन से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है तो सीधे मैं कह सकता हूँ नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 10⁻11 अपॉन 10⁻4 जो कि है 10,000, यानी 10⁻7। तो उसकी सरफेस से बाहर चले गए कितने 10⁻7 इलेक्ट्रॉन, तो उसके ऊपर चार्ज जो आएगा वो पॉजिटिव आएगा, है कि नहीं? तो चार्ज ऑन सरफेस Q, ये सिंपली हो जाएगा 10⁻7 E, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। तो पोटेंशियल ऑफ सरफेस जो कि हो जाता है KQ/R, K की वैल्यू पुट कर देंगे 9 इंटू 10⁻9, चार्ज हो गया 10⁻7 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 बाय रेडियस 4.8 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे। सॉल्व करने से हमें मिलता है 0.3 वोल्ट। कोई डाउट किसी को? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है ना, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक हमारे पास हॉरिजॉन्टल प्लेट है और ये सीजियम प्लेट है जिसका वर्क फंक्शन हमें दिया गया है 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये मूव कर रही है वर्टिकली डाउन विद कांस्टेंट स्पीड v। ठीक है ना, द रूम जिसमें मूव कर रही है इज फिल्ड विद रेडिएशन ऑफ 250 नैनोमीटर एंड अबव। तो रूम के अंदर ढेर सारे रेडिएशंस हैं जिनकी वेवलेंथ 250 नैनोमीटर या उससे ज़्यादा है। तो आपको बताना है what should be minimum value of velocity v so that the vertically upward component of velocity
is non-positive for each photoelectron. कोई भी फोटोइलेक्ट्रॉन जो कि बाहर निकले, उन सभी का वर्टिकली अपवर्ड कंपोनेंट जो वेलोसिटी का हो वो नॉन पॉजिटिव आए, यानी जीरो या नेगेटिव आ जाए। ट्राई करो, अच्छा क्वेश्चन है। चलो देखो, तो क्वेश्चन बड़ा ही साधारण सा है वैसे तो, पर आपको समझ आना चाहिए क्वेश्चन। वो ये कहना चाह रहे हैं कि भाई यहाँ से फोटो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे, तो मिनिमम प्लेट की स्पीड क्या रखें ताकि जो भी इलेक्ट्रॉन बाहर निकले उसका y कंपोनेंट जब आप वेलोसिटी का लो तो वो नेगेटिव आए, ठीक है ना, यानी नॉन पॉजिटिव आए, यानी y कंपोनेंट नीचे की तरफ आना चाहिए या फिर जीरो आना चाहिए। समझ आई बात? तो मैं मान लेता हूं कि हमारी प्लेट इस तरह से है। ऑब्वियसली जो फोटो इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ निकलेगा उसकी तो नेट स्पीड नीचे की तरफ ही रहने वाली है, पर जो इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ इजेक्ट होगा, ठीक है ना, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसकी नेट स्पीड अगर हम कहें तो वो हो जाएगी वीई माइनस स्पीड ऑफ प्लेट, और ये होनी चाहिए लेस देन जीरो। ये उन्होंने कह दिया है, नॉन पॉजिटिव होनी चाहिए, यानी लेस देन इक्वल टू जीरो। बात समझ आई? इलेक्ट्रॉन जो ऊपर की तरफ चलेगा, अगर वो ज्यादा तेज ऊपर की तरफ चले, प्लेट कंपैरेटिवली नीचे चले धीमे, तो इफेक्टिवली उसकी स्पीड ऊपर रह जाएगी, यानी पॉजिटिव वाई में रह जाएगी। तो अगर हमें नेट स्पीड पार्टिकल की या इलेक्ट्रॉन की नॉन पॉजिटिव चाहिए, यानी कि नेगेटिव या फिर जीरो चाहिए, तो ये कंडीशन होनी चाहिए, है कि नहीं? तो फॉर मिनिमम वेलोसिटी ऑफ प्लेट मैं ये कह सकता हूँ कि v वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस वेलोसिटी ऑफ प्लेट ये जीरो हो जाना चाहिए, यानी वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ही हो जानी चाहिए वेलोसिटी ऑफ प्लेट मिनिमम। ठीक है, तो सबसे पहले निकाल लेते हैं हम एनर्जी ऑफ फोटोन। तो एनर्जी ऑफ फोटोन की वैल्यू hc/लैम्डा आ जाएगी हमारे पास, यानी 12400 या 1240 अपॉन 250, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एनर्जी ऑफ फोटोन अगर आप कैलकुलेट करोगे तो इसकी वैल्यू आपको मिल जाएगी 3.06 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ आई बात? ठीक है ना, सॉरी 4.96 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आ जाएगी हमारे पास 4.96 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये एनर्जी आ गई आपके पास फोटोन की। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन क्या होगी? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, तो के मैक्स हो जाएगा एच न्यू आने वाले फोटोन की एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन, यानी 4.96 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आएगा 3.06 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी इतनी एनर्जी लेकर फोटो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने वाला है। तो अब वेलोसिटी ऑफ प्लेट, दिस शुड बी वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और आपको उसकी काइनेटिक एनर्जी पता है, तो सीधे सीधे से मैं क्या लिख सकता हूँ, वेलोसिटी हो जाएगी अंडर रूट 2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी बाय मास, क्योंकि हाफ एम वी स्क्वायर क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है बस। v आपको मिलेगा अंडर रूट ऑफ 2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी 3.06 इंटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कन्वर्ट कर लो, करते हो तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻⁻31। ये नियरली हमें मिलता है 1.04 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। समझ आया? कोई डाउट किसी को? नहीं? तो ये था आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड वेव पार्टिकल डुअलिटी। वेव और पार्टिकल की हमने बात की और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की। यहाँ ये चीज़ जो है खत्म हो जाती है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे न्यूक्लियस और न्यूक्लियर फिजिक्स।